छठ पूजा। कहा जाता है कि छठ पूजा बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व है। लोगों की मान्यता भी है कि छठ पूजा में जो कोई छठी मैया से मन्नतें मांगता है उसकी सारी मन्नतें पूरी हो जाती है। बिहार के छोटे से गांव लखनपुर में सभी गांव वाले छठ को बड़े ही धूमधाम से मनाया करते थे। उसी गांव में गरीब सोनल अपनी सास अर्चना और पति शिव के साथ रहा करती थी। सोनल को शादी को 8 साल हो चुके थे, पर अब तक उसकी गोद नहीं भरी थी। अब सब सोनल को बांझ कहने लगे थे। ऐसे ही एक दिन पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने अपने बेटे की शादी तुझ जैसी बांझ के साथ करवा दी। अरे तेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरे घर में कोई बच्चा नहीं आया। अगर मेरा बेटा तुझे छोड़ देता ना, तो मैं अपने बेटे की शादी कहीं और करवा देती, ताकि मेरी दूसरी बहू मेरे घर को चिराग दे पाए। माँ जी, डॉक्टर ने कहा तो था अगर मेरा इलाज चलेगा तो मैं भी माँ बन सकती हूँ। बहू, हम गरीब माँ बेटे के पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तेरे इलाज में फूंक सकें। हमेशा की तरह अर्चना सोनल को खरी खोटी सुनाने लगती है। अपनी सास के तानों से परेशान होकर सोनल मरने के लिए जाती है और वो उसी घाट में जाती है जहाँ हर साल सभी गांव वाले छठ पूजा मनाया करते थे। अब जैसे ही सोनल उस तालाब में कूदने जाती है कि तभी तेज हवाएं चलने लगती है। अभी तो इतनी तेज धूप थी, फिर ये अचानक से बादल कैसे घिर आए? ये सब कुछ हो क्या रहा है अचानक से? सोनल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, और तभी उसे किसी चुड़ैल की हंसने की आवाज सुनाई देती है। सोनल बहुत ज्यादा डर जाती है। कुछ देर बाद उसके सामने एक चुड़ैल प्रकट होती है। क्या हुआ? मुझे देखकर डर गई? अभी तो तुम खुदकुशी करने आई थी और एक चुड़ैल को देखकर डर गई। तुम तो वही चुड़ैल हो ना जो हर साल छठ पूजा में आती है, और तुम्हारी वजह से हम गांव वालों की छठ पूजा अधूरी रह जाती है। तुम्हारी वजह से ही मेरी मन्नत पूरी नहीं हुई। मैंने छठ मैया से कितनी विनती की थी कि मेरी जिस दिन गोद भरेगी उस दिन से मैं छठ पूजा का व्रत करूंगी। तुम सभी गांव वालों को लगता है कि मैं यहाँ तुम्हारी छठ पूजा भंग करने के लिए आती हूँ, पर तुम में से कोई नहीं जानता कि मैं तो यहाँ खुद छठ पूजा मनाने आती हूँ। एक चुड़ैल, वो भी छठ पूजा? हाँ, मैं चुड़ैल होकर एक छठ पूजा करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अपने इस चुड़ैल रूप से मुक्त होना है। अब चुड़ैल सोनल को अपनी कहानी बताती है कि जब वो जिंदा थी तो वो किस तरह से काम किया करती थी। आज से कई साल पहले इसी गांव में रूबी नाम की एक औरत रहा करती थी, जिसकी अपनी कोई संतान नहीं थी, और वो संतान प्राप्ति के लिए काला जादू किया करती थी और गांव में मासूम बच्चों को मारकर अपने शैतान देवता को बलि चढ़ाया करती थी। बस 2 बच्चे और उसके बाद मेरी बलि पूरी हो जाएगी और शैतान देवता मुझसे प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद देंगे पुत्र संतान का। इतना बोलकर रूबी हंसने लगती है। उसी गुफा के बाहर से एक बाबा जा रहे होते हैं, जो रूबी की सारी बातें सुन लेते हैं। दुष्ट औरत, तो वो तू है जो गांव के बच्चों की जान ले रही है, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि तेरी अपनी खुद की संतान हो सके। हाँ बुढ़ी, तूने बिल्कुल सही कहा। अपनी काली शक्तियों के बदौलत मैं अपनी संतान को उत्पन्न करूंगी, और मुझे मेरे काले शरीर पर पूरा भरोसा है कि मेरी मनोकामना जरूर पूरी होगी। किसी से किसी की संतान छीन कर तू संतान का सुख कभी नहीं भोग सकती। दुष्ट औरत, मैं तुझे तेरे इस नापाक इरादे में कभी सफल नहीं होने दूंगा। मुझे कौन रोकेगा बाबा? तू, क्या तुझ में इतनी हिम्मत है कि तू मेरी काली शक्तियों से लड़ सके? मुझसे कोई नहीं जीत सकता। हाँ, करती हूँ मैं काला जादू, और अपने काले जादू की बदौलत ही आज मैंने इतनी बलियां चढ़ाई है। मैं अपनी मंजिल के बस थोड़ी ही दूर हूँ, और अपने मकसद को पूरा करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। सही कहा तूने दुष्ट औरत। मैं एक साधु हूँ, एक बाबा। मैं तेरे आगे और तेरी इन काली शक्तियों से नहीं जीत सकता, पर तू भूल मत,
मैंने भी काफी वेद पढ़े हैं और मेरे पास भी इतनी शक्ति है कि वो तुझे भस्म कर सकती है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू कभी संतान का सुख प्राप्त नहीं कर पाएगी, और जैसे ही तू अपने घर जाएगी या अब तू किसी बच्चे की बलि चढ़ाएगी तो तू उसी समय एक चुड़ैल बन जाएगी। इतना बोलकर बाबा वहाँ से चला जाता है, पर रूबी को बाबा की किसी भी बात पर विश्वास नहीं होता और वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए गांव का एक बच्चा चुरा लेती है। अब जैसे ही रूबी उस बच्चे को मारने जाती है, वैसे ही सारी शक्तियाँ नाकाम हो जाती है और धीरे धीरे वो एक इंसान से चुड़ैल बन जाती है, जिसके बाद उसे बाबा की बातों पर विश्वास होता है और वो दोबारा इंसान बनने के लिए बाबा के पास जाती है। बाबा, मैंने ये सब कुछ संतान पाने के लिए किया था। अगर मैं इंसान ही नहीं रहूंगी तो मैं इंसानी संतान कहाँ से पाऊंगी? इसीलिए मुझे पहले की तरह बना दो। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब किसी भी बच्चे की बलि नहीं चढ़ाऊंगी और ना ही काली शक्तियों का इस्तेमाल करूंगी। बाबा, मुझे इस चुड़ैल रूप से आजाद कर दो। रूबी, मेरे श्राप का कोई तोड़ नहीं है, पर मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। यदि तुम 5 साल तक छठी मैया की दिल से आराधना करोगी, उनका व्रत करोगी, पूजन करोगी और उन्हें अर्घ दोगी, तो तुम्हें अपने इस चुड़ैल रूप से मुक्ति मिल जाएगी। पर याद रखना, तुम्हें ये पूजन इंसानों के साथ करना होगा। फ्लैशबैक से बाहर। बस तभी से ही मैं छठी मैया का व्रत रखती हूँ और इंसानों के साथ छठ पूजा करने के लिए इस घाट पर आती हूँ। पर जब भी मुझे कोई देखता है तो वो भाग जाता है, जिस वजह से मेरी पूजा हमेशा अधूरी रह जाती है। और यही कारण है कि आज तक मैं चुड़ैल से इंसान नहीं बन पाई और अब मैं शायद कभी इंसान बन भी ना पाऊँ, क्योंकि मेरी उम्र पूरी हो चुकी है। इसीलिए अब मुझे मुक्ति चाहिए। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं तो खुद संतान के लिए तड़प रही हूँ। सोनल, छठी मैया से जो मांगो वो मिलता है। अगर तुम छठी मैया का व्रत करोगी और छठी मैया से संतान मांगोगी तो छठी मैया तुम्हारी गोद जरूर भरेंगी। और मेरी तुमसे एक विनती है कि इस बार तुम मुझे अपने साथ छठ मनाने दो, ताकि मेरी आत्मा को मुक्ति मिल सके और मैं चुड़ैल रूप से आजाद हो सकूं। क्योंकि चुड़ैल की दुख भरी दास्तान थोड़ी थोड़ी सोनल से मिलती थी, इसलिए सोनल चुड़ैल का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। और इस साल के छठ पर्व में सोनल और चुड़ैल दोनों ही छठी मैया को व्रत रखती है और छठ पूजा वाले दिन घाट पर जाती है। परंतु हर साल की तरह जब घाट पर चुड़ैल को सभी गांव वाले देखते हैं तो वो सब घाट से भागने लगते हैं। भागो भागो, ये चुड़ैल यहाँ फिर से आ गई। ये चुड़ैल कभी भी हमारी छठ पूजा को पूरी नहीं होने देगी। भागो। रुक जाओ, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगी। सब इस चुड़ैल के साथ छठ पूजा मनाओ, ऐसे तुम्हारी छठ पूजा भी पूरी होगी और इस चुड़ैल की भी। सोनल सभी से विनती करती है, पर कोई वहाँ नहीं रुकता और सब दूसरे घाट पर चले जाते हैं। जिसके बाद सोनल अकेली ही घाट पर जाकर छठी मैया को अर्घ देती है और उसके साथ चुड़ैल भी छठी मैया को अर्घ देती है। इसी तरह से 5 साल तक सोनल और चुड़ैल छठ पूजा मनाते हैं। 5 साल पूरे होने के बाद सोनल को संतान की प्राप्ति होती है, तो वहीं चुड़ैल को उसके चुड़ैल रूप से मुक्ति मिल जाती है और उसकी आत्मा को शांति मिलती है। जादुई सोने की गाय। राधा एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की थी। वो अपनी माता रूपा के साथ एक झोपड़ी में रहा करती थी। राधा और रूपा खेतों में काम करते थे। उसके बदले में उन्हें कुछ अनाज दे दिया जाता था, जिससे वो अपने घर का गुजारा चलाया करते थे। एक बार रूपा और राधा साहूकार के पास गए। सरकार, कुछ पैसा उधार दे दीजिए, दिवाली आ रही है तो थोड़ा सा खर्चा है। अगर आप थोड़ा सा उधार दे देंगे तो हम भी हमारी दिवाली अच्छे से मना लेंगे। उधार तो मैं दे दूंगा, लेकिन तेरे पास उधार उतारने का कोई जरिया तो है नहीं। रोज खेतों में काम करके जो पैसा मिलता है उसी से तुम्हारा गुजारा चलता है। कभी पैसा मिलता है तो कभी बिना पैसों के रह जाते हो, तो उधार कहाँ से निपटाओगे? अब चिंता मत करिए सरकार, हम आपका कर्जा उतार देंगे। नहीं, मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दे सकता। जाओ, तुम कहीं और से मांग लेना। निकलो यहाँ से। खेतों में काम कम हो जाने की वजह से रूपा और राधा का गुजारा करना मुश्किल हो गया था।
यही सोचते हुए रूपा और राधा एक बार जंगल में जा रहे थे। उन्हें कोई गाय रंभाते हुए सुनाई देती है, पर उन्हें कहीं पर भी गाय नजर नहीं आती। माँ, देखो ना, कहीं से गाय के रंभाने की आवाज आ रही है, पर दिख नहीं रही। उसकी आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें सहायता के लिए बुला रही है। हाँ, लग तो मुझे भी यही रहा है, जैसे कोई गाय हमें बुला रही है। पर हम जाएं तो किधर जाएं? हमें गाय नजर ही नहीं आ रही है। पता नहीं उसको हमारी क्या सहायता की जरूरत है। रूपा और राधा दोनों गाय को तलाशते हैं। तलाशते तलाशते वो जंगल के एक गड्ढे के पास जाते हैं, जहाँ पर रूपा देखकर दंग रह जाती है कि गाय उस गड्ढे में गिरी हुई है और जोर से रंभा रही है। अरे, ये गाय इस गड्ढे में कैसे गिर गई? इसको तो निकालना बहुत जरूरी है। इसको तो गड्ढे में गिरने की वजह से चोट भी लग गई है। देखो ना माँ, गाय कितना रंभा रही है। इसको जरूर चोट लगी है। इसको बाहर निकालो ना माँ। देखो ना, कितनी सुंदर गाय है। हाँ बेटा, अभी निकालते हैं, तुम परेशान मत हो। ये तो एकदम सोने के जैसी गाय है। रूपा जंगल में से कुछ लताओं को लेकर उन्हें बांधकर उस गाय को गड्ढे में से निकाल लेती है, जिसकी वजह से राधा बहुत खुश होती है। माँ, देखो कितनी सुंदर गाय है, बिल्कुल सोने की तरह लग रही है। इसका सुनहरा रंग तो सभी गायों से हटकर है। क्या हम इस गाय को अपने घर ले चलें? हाँ बेटा, सच में गाय बहुत सुंदर है, पर हम इसको ले जाकर क्या करेंगे? हमारे पास खुद ही खाने के लाले पड़े हुए हैं। इसको भला हम क्या खिला पाएंगे? नहीं माँ, मुझे ये गाय अपने घर के लिए चाहिए। मैं कभी तुमसे कुछ नहीं मांगती, पर ये जंगल में किसी जानवर का शिकार बन जाएगी। इससे अच्छा है सुनहरी गाय को हम अपने घर ले चलते हैं। इससे हमें दूध भी तो मिल सकता है। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो, इस सुनहरी गाय को घर ले चलते हैं। इसके जो चोट लगी है उसको भी तो ठीक करना जरूरी है, नहीं तो इसकी चोट बढ़ती चली जाएगी। रूपा और राधा गाय को घर ले आते हैं। राधा और रूपा दोनों उस गाय की बहुत सेवा करते हैं। उसके पैर में लगी चोट की बहुत देखभाल करते हैं, जिससे उसकी चोट ठीक हो जाती है। एक बार राधा गाय को चारा खिला रही थी तो आवाज आती है, राधा, मैं गाय बात कर रही हूँ। गाय? तुम बोल भी सकती हो? हाँ राधा, मैं बोल सकती हूँ। मैं एक सोने की गाय हूँ। तुमने मेरी मदद की है। जिस तरह से तुम्हारे घर के हालात हैं और फिर भी तुमने मुझे चारा खिलाया और दवा खिलाई और मेरे घावों को भी ठीक कर दिया। तुमने मेरी बहुत सेवा की है। अगर तुम मुझे उस गड्ढे में से नहीं निकालती तो शायद मुझे कोई जानवर खा गया होता। अरे, इसमें शुक्रिया कैसा? आप मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं आपको घर ले आई। तुम्हारे घर के हालात को देखते हुए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। रात के समय जब भी मैं गोबर करूंगी तो उस गोबर में 2 सोने के सिक्के निकलेंगे, जिन्हें बेचकर तुम अपने घर की दशा को सुधार सकती हो। अरे, ये क्या कह रही हो गाय? क्या तुम सच बोल रही हो? सोने के सिक्के देने वाली गाय हो? अगर ये सच है तो हमारे घर के हालात अब तुम्हारे हाथ में ही है। रात होती है और गाय गोबर करती है। उस गाय के गोबर में 2 सोने के सिक्के निकलते हैं। ये देखकर राधा और रूपा दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। रूपा उन सिक्कों को ले जाकर बाजार में बेच देती है और अपने घर का गुजारा चलाती है। धीरे धीरे उनके घर के हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये सब पड़ोस में रहने वाला महेश देख रहा होता है। अरे, ये तो गाय बहुत ही कमाल की है, जो अपने गोबर के साथ सोने के सिक्के भी देती है। ये गाय मेरे पास होनी चाहिए। मैं इसके गोबर से सिक्के निकाल कर अमीर हो जाऊंगा। मुझे ये गाय चुरा लेनी चाहिए। महेश रूपा के घर चोरी करने के लिए जाता है। जैसे ही महेश उस गाय के ऊपर हाथ रखता है, उसे तेज का झटका लगता है और वो दूर जाकर गिरता है। अरे, यह गाय तो करंट मारती है। बड़ी ही अजीब गाय है। यानी गाय में करंट भी है। फिर तो संभाल कर ले जाना पड़ेगा। महेश दूसरी बार उसकी रस्सी को हाथ लगाता है। रस्सी बड़ी हो जाती है और उल्टा महेश को ही बांध देती है। अरे बचाओ! अरे, कोई है? अरे भाई, मुझे बचाओ!
गाय ने तो मुझे बांध ही दिया है। मैं तो इसे चुराने आया था। इतने में रूपा और राधा उसका शोर सुनकर वहां आ जाते हैं और उसे बंधा हुआ देखकर उससे पूछते हैं कि वो कैसे बंध गया, तो वो सारा हाल सुना देता है। मुझे माफ कर दो रूपा बहन। मैं तुम्हारी गाय को चुराने आया था, पर इसने तो मुझे अच्छी सजा दी है। मुझे छोड़ दो। मैं आगे से तुम्हारी गाय की तरफ आंख भी उठाकर नहीं देखूंगा। गाय, महेश को माफ कर दो। उसने अनजाने में आकर तुम्हें चुराने की कोशिश की है, इसे जाने दो। गाय अपनी रस्सी को खोल देती है और महेश घर की ओर भाग जाता है और कभी भी पीछे मुड़कर राधा और रूपा की घर की तरफ नहीं देखता है। इसी तरह से राधा और रूपा उस गाय की सहायता से सबकी मदद करती हैं और अपना जीवन व्यतीत करती हैं। ज्योति का बचपन से ही एक सपना था कि वो बड़ी होकर बॉर्डर पर जाए और फौजी बने और बॉर्डर पर जाकर अपने देशवासियों की रक्षा करे। लेकिन ज्योति की माँ कोमल को ज्योति का फौजी बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी फौजी बने। इसलिए कोमल को उसकी हमेशा चिंता लगी रहती थी। इसलिए जब ज्योति अपनी इच्छा अपनी माँ कोमल के सामने जाहिर करती है तो कोमल ज्योति से बोलती है, बेटा, ऐसा नहीं है कि मैं तेरी खुशियों में खुश नहीं हूँ, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि तू मेरा नाम रोशन करे। पर तू एक फौजी के अलावा कुछ और बन भी तो नहीं सकती ना। और वैसे भी अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, मुझे पहले तेरी शादी करवानी है। लेकिन माँ, मुझे देश के लिए लड़ना है, ना कि खुद से। अगर आपको मेरी शादी करवानी ही है तो मेरी एक शर्त माननी होगी आपको। मुझे तेरी सारी शर्तें मंजूर हैं, बस इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। माँ, मैं इस रिश्ते के लिए तभी हाँ करूंगी जब आप मुझे फौजी बनने दोगे और मेरा फौज में सिलेक्शन हो जाएगा, तभी मैं शादी करूंगी। और शादी उसी लड़के से करूंगी जिसे मेरे फौज में जाने से कोई ऐतराज ना हो। अब कोमल ज्योति के सामने हार मान लेती है। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और ज्योति सारे टेस्ट बड़ी ही आसानी से पास कर लेती है। अब बस ज्योति का इंटरव्यू और ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी रहता है। इसी बीच कोमल एक बार फिर ज्योति के सामने शादी की बात छेड़ती है और इस बार ज्योति शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ ही दिनों में अमन नाम का लड़का अपनी माँ गीता के साथ ज्योति को देखने आता है, जहाँ ज्योति गीता और अमन से बोलती है, देखिए, मुझे अपनी माँ पर पूरा भरोसा है और मेरी माँ को आप लोगों पर, इसीलिए मुझे ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन मैं आप सभी के सामने एक शर्त रखना चाहती हूँ। ज्योति की बातें सुनकर गीता अंदर ही अंदर जल जाती है, लेकिन वो अपना गुस्सा शांत करते हुए ठंडे दिमाग से काम लेती है और ज्योति से बोलती है, कैसी शर्त बेटा? मैं एक फौजी बनना चाहती हूँ और मैंने अपने सभी टेस्ट पास कर लिए हैं। बस कुछ ही दिनों बाद मेरा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा और ज्वाइनिंग लेटर शादी के बाद या फिर कुछ ही दिनों में आ जाएगा। और इसीलिए मुझे देश की सेवा करने के लिए जाना पड़ सकता है। मैं ये सब आप सभी को पहले ही बता देना चाहती हूँ, ताकि बाद में जब मैं देश की सेवा करने के लिए सरहद पर जाऊँ तो आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो। ज्योति की बात सुनते ही गीता बोलने ही वाली होती है कि तभी अमन अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है और हंसते हुए ज्योति से बोलता है, ज्योति जी, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। ये तो हमारे लिए गर्व की बात होगी, खासकर मेरे लिए कि मेरी बीवी फौज में है। मुझे तो आप बहुत पसंद हैं, इसीलिए आप फिक्र मत कीजिए। आप शादी के बाद भी देश की और अपने ससुराल वालों की सेवा कर सकती हैं। ये बात सुनकर ज्योति और उसकी माँ कोमल दोनों ही बहुत खुश होते हैं। तो वहीं गीता की होठों की खुशी चली जाती है। अब गीता मुंह बनाती हुई घर से जाती है, जहाँ अमन अपनी माँ को समझाते हुए उससे बोलता है, माँ, कभी तो ठंडे दिमाग से काम लिया करो। आप बेकार ही गुस्सा हो रही हैं। अरे वो लड़की ज्योति हमारी तिजोरी की चाबी है, चाबी। वो कैसे? आपको क्या चाहिए था? दहेज बहुत सारा, और मुझे चाहिए था कि मुझे ऐसी बीवी मिले जिसके साथ मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भी घुमा सकूं और जैसे अभी ऐश कर रहा हूं वैसे ऐश कर सकूं। और ज्योति वही लड़की है। माँ, सोचो, अगर ज्योति इस घर की बहू बन जाए और वो शादी के बाद सरहद पर जाकर देश की सेवा करे तो यहाँ क्या चल रहा है उसे कैसे पता चलेगा?
उसके जाने के बाद मैं करूंगा दूसरी शादी और आपको मिलेगा बहुत सारा दहेज। एक बहू से आपको मिलेगी उसकी हर महीने की सैलरी और दूसरी बहू करेगी आपकी सेवा। अरे बेटा, तेरा दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलता है, पर ये ख्याल मेरे दिमाग में क्यों नहीं आए। पर कोई बात नहीं, अब तो मैं चाहती हूँ कि ये रिश्ता जल्द से जल्द पक्का हो, ताकि वो लड़की मेरे घर की बहू बने और शादी के बाद देश की सेवा करने के लिए चली जाए। इस तरह से गीता और अमन सारा प्लान बना लेते हैं। अब बहुत जल्द अमन की शादी ज्योति से हो जाती है। शादी होने के बाद वो लोग इसी फितरत में रहते हैं कि जब ज्योति देश की सेवा करने के लिए बॉर्डर पर जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर अब तक ज्योति का ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता। इस वजह से ज्योति फौज में भर्ती होने के लिए नहीं जा पा रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गीता ज्योति के पास जाकर उससे बोलती है, बहू, तुम तो फौज में जाने वाली थी ना, क्या हुआ अब तक तुम गई नहीं? माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जब तक मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता तब तक मैं नहीं जा सकती। ना जाने मेरा ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा। इतना बोलकर ज्योति एक बार फिर से कामों में लग जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन ज्योति का ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। ज्वाइनिंग लेटर देखकर ज्योति फूले नहीं समाती और उसके सभी घर वाले खुश होते हैं और बहुत जल्द ज्योति देश की रक्षा करने के लिए फौज में भर्ती हो जाती है। कुछ महीने तक ज्योति की ट्रेनिंग चलती है और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो बॉर्डर पर तैनात हो जाती है। आज काफी दिनों बाद ज्योति को छुट्टी मिली थी, इसलिए वो घर आती है और जब वो इस बार घर आती है तो गीता और अमन उसका खूब अच्छे से स्वागत करते हैं। इस तरह से कुछ दिनों की छुट्टियां बिताकर ज्योति एक बार फिर से देश की सेवा करने के लिए चली जाती है और उसके पीठ पीछे अमन दूसरी शादी कर लेता है और इस तरह से गीता को बहुत सारा दहेज भी मिल जाता है। लेकिन अभी ज्योति को गए हुए कुछ ही दिन हुए थे कि उसकी तबीयत खराब होने लगती है और इलाज करवाने पर ज्योति को पता चलता है कि वो गर्भवती है। ये खुशखबरी सुनते ही वो घर फोन करती है, लेकिन एक लड़की फोन उठाती है। हेलो, कौन? मैं ज्योति बोल रही हूँ। अगर घर में माँ जी या फिर अमन जी कोई भी हो तो उन्हें फोन दे दो। इस समय तो घर पे कोई नहीं है, सब बाहर गए हुए हैं। ठीक है, घर आते ही उन्हें बता देना कि मेरा फोन था। वैसे तुम कौन हो? वह लड़की ज्योति को जवाब देने ही वाली होती है कि तभी नेटवर्क इशू होने की वजह से फोन अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसके बाद ज्योति भी दोबारा ट्राई नहीं करती और वहां से घर के लिए रवाना हो जाती है। दूसरी ओर वो लड़की भी अमन और गीता को ज्योति के आने की खबर बताना भूल जाती है। इसी तरह से रात को जब अमन और गीता घर आते हैं तो वो लड़की उन दोनों को खाना खिला रही होती है। तभी अचानक से घर की डोरबेल बजती है और लड़की दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने पर एक फौजी लड़की को देख वो लड़की आवाज देती हुई बोलती है, माँ जी, अमन जी, हमारे घर पर कोई फौजी लड़की आई है। उस लड़की के मुंह से गीता को माँ जी शब्द बोलते ही ज्योति उस लड़की को धक्का देकर अंदर आती है और घर वालों से बोलती है, वैसे ये लड़की कौन है जो मेरे घर को अपना घर बोल रही है और माँ जी को माँ जी बोल रही है? मैं इस घर की बहू हूँ, तुम फौजी हो इसलिए मैं तुम्हारा सम्मान कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा अपमान करोगी। ये सुनते ही ज्योति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोती हुई बोलती है, एक गर्भवती फौजी के साथ धोखा? गर्भवती? हाँ, मैं गर्भवती हूँ और यही बताने के लिए मैंने कल दिन में आप लोगों को फोन किया था, लेकिन आप लोगों का फोन नहीं लगा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को सरप्राइज दूं, इसीलिए मैं बिना बताए यहाँ आ गई और यहाँ आकर मुझे पता चला कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। जब उस लड़की को ज्योति के बारे में पता चलता है तो वो लड़की भी हैरान हो जाती है और उसे पता चलता है कि अमन ने सिर्फ ज्योति को ही नहीं बल्कि उसे भी धोखा दिया है। इसके बाद ज्योति और वो लड़की एक हो जाते हैं और ज्योति उस लड़की के साथ मिलकर गीता और अमन को कोर्ट तक घसीटते हुए ले जाती हैं और वो दोनों अमन से तलाक लेकर उन दोनों माँ बेटे पर धोखाधड़ी का केस कर डालती हैं। इस तरह से गीता और अमन को उसके किए की सजा मिल जाती है और कुछ महीनों बाद ज्योति एक बहुत ही प्यारे बच्चे को जन्म देती है और उसी के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करती है और देश की आजीवन सेवा करती है।